यह कहानी हेनरिटा ओक्लाहोमा की होली गेस्ट नाम की 35 वर्षीय महिला से शुरू होती है। उनके 2 बेटी थीं और एक बेटा। सबसे बड़ी बेटी रिले एलन जो 17 वर्ष की थी। दूसरा उसका बेटा माइकल मेयो 15 का था और सबसे छोटी बेटी का नाम टिफनी अतिथि जो 13 वर्ष की थी। उनके परिवार ने उन्हें एक प्यार करने वाली मां के रूप में वर्णित किया, जिनके बच्चे उनकी दुनिया थे। होली प्यारी और मजाकिया, सुपर रचनात्मक और सुपर स्मार्ट थी। जब वह हंसती थी तो वह सुअर की तरह गुर्राती थी, जिससे वह और अधिक हंसती थी। सबसे बड़ी बेटी रिले को कलात्मक बताया गया था। उसके पास पेंट ब्रश की प्रतिभा थी और वह एक कलाकार और एक डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वह लोगों की मदद कर सके। माइकल फुटबॉल खेलता था, क्रॉस कंट्री और ट्रैक खेलता था और उसकी छोटी बेटी टिफनी क्रॉस कंट्री दौड़ती थी। वह भी गायक मंडली में थी और उसने अभी अभी चीयरलीडिंग टीम के लिए प्रयास किया था। हालांकि बच्चों के जैविक पिता अलग अलग थे, लेकिन वे टिफनी के पिता, जो को अपने पिता के रूप में संदर्भित करते थे, उनकी शादी 13 साल पहले होली से हुई थी और इसलिए वह उनके जीवन में सबसे लंबे समय तक थे और वे सभी उन्हें प्यार करते थे और सराहना करते थे। दुर्भाग्य से उनके और होली के बीच चीजें नहीं बनी और उन्होंने तलाक ले लिया। इसके बावजूद जो अपने बच्चों के जीवन में एक निरंतर पिता तुल्य बने रहे और यहाँ तक कि कानूनी तौर पर माइकल और रिले को गोद लेने के बारे में भी सोचा। लेकिन 2021 में सब कुछ बदल गया जब होली 39 वर्षीय जेसी मैकफेडेन से मिली। 26 मई 2022 को गुप्त रूप से शादी करने का फैसला किया। होली की बहन हिदर ने कहा कि उनके परिवार को शादी के बारे में पता भी नहीं चला, जब तक कि कई महीनों बाद हमें बताया गया कि उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शादी कर ली है। 2 मई 2023 तक मुझे पता नहीं चला कि यह सच नहीं था। मेरे परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि शादी हुई है। उन्होंने हमारी क्रिसमस ईव पार्टी में शादी का केक खाया था। मुझे यकीन नहीं है कि वे कैसे और कब मिले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जेसी एक देखभाल करने वाला और चौकस लड़का लग रहा था जो होली और उसके बच्चों की देखभाल करता था, लेकिन वह केवल एक दिखावा था और जेसी वास्तव में कौन था, इसके बारे में भयावह सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। इसलिए मान लीजिए कि जेसी उस तरह का लड़का नहीं था जिसे आप कनसास में पैदा हुए अपने बच्चों के आसपास कहीं भी चाहेंगे। उसने 9वीं कक्षा में किसी अज्ञात कारण से स्कूल छोड़ दिया था। मॉलिस्टर ओक्लाहोमा में रहते हुए उन्हें कानून से परेशानी होने लगी। पुलिस के साथ उनकी पहली मुठभेड़ 2002 में हुई थी, जब कथित तौर पर उन्हें अपने दादा से $80,000 से अधिक की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ग्रैंड लार्सन के घोर अपराध के लिए दोषी ठहराया था और खर्च करने के बाद उन्हें परिवीक्षा पर रखा गया था। 16 वर्षीय लड़की पर चाकू से हमला करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। 17 साल की सजा काटने के बाद 2020 में उसे रिहा करने के लिए उस पर अभी भी एक नाबालिग को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन मामले में देरी होती रही और इन देरी के कारण वह अपने अगले पीड़ितों पर अपना पंजा सेट करने में सक्षम था। होली के बच्चे और उनके दोस्त, यह स्पष्ट नहीं है कि होली को उसके अतीत के बारे में पता था या नहीं। जब उसने उससे शादी की थी, जेसी को 1 मई 2023 को अपना परीक्षण शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन ऐसा होने से पहले भयावह घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई, जिससे पूरा देश सदमे में आ गया, जो एक के रूप में शुरू हुआ। शनिवार 29 अप्रैल 2023 को इस हेनरिएटा संपत्ति पर 7 शव पाए जाने के साथ एम्बर अलर्ट समाप्त हो गया। होली की सबसे छोटी बेटी टिफनी ने अपने दोस्तों आईवी वेबस्टर और ब्रिटनी ब्रेवर को सप्ताहांत के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। यह कुछ भी असामान्य नहीं था। लड़कियां अक्सर एक दूसरे के घरों में घूमती थीं। सप्ताहांत पर और इस बिंदु तक माता पिता के पास यह संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि कुछ भी बुरा हो सकता है। आईवी के बारे में कहा जाता था कि वह एक प्यारी लड़की थी जिसे जानवरों के सॉफ्टबॉल और लोगों से प्यार था। वह और टिफनी वर्षों से सबसे अच्छे दोस्त थे। दूसरी ओर ब्रिटनी, वह एक मिलनसार और प्रेरित किशोरी थी जिसे स्कूल में सीधे A ग्रेड मिला था। उसका एक शिक्षक या पशु चिकित्सक बनने का सपना था और वास्तव में उसे मिस हेनरिटा बनने के लिए चुना गया था। दोनों लड़कियां शाम 5 बजे टिफनी के घर पहुंची। सामान्य किशोर लड़कियों की गतिविधियों के साथ एक मजेदार सप्ताहांत के लिए तैयार। उन्हें रविवार को निकलना था और तैराकी के लिए मॉलिस्टर के एक खेत में जाना था।
आइवी ने अपनी मां एशले वेबस्टर को पूरी रात स्नैपचैट के माध्यम से अपडेट रखा। अगले दिन उसने संदेश भेजा कि वे वहां हैं। वे मॉलिस्टर की ओर जा रहे थे। फिर शाम लगभग 5 बजे संचार बंद हो गया। एशले को जेसी से एक अजीब फोन आया जिसमें उसने बताया कि उन्हें घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और फिर उसे लगभग 5 बजे जेसी का फोन आया और होली से बात करने से पहले उसे जेसी से कभी फोन नहीं आया। उसने अन्य सभी बच्चों से बात की लेकिन जेसी से कभी नहीं, और उसने बताया कि मूल रूप से वे मॉलिस्टर में थे। उन्हें काफी दूर तक चलना पड़ा क्योंकि यह सिर्फ थोड़ा सा संचार प्राप्त करने के लिए था। लेकिन आइवी उस शाम कभी घर नहीं आई और अगले दिन ब्रिटनी के माता पिता के साथ उसके माता पिता पुलिस के पास गए और उनके लापता होने की रिपोर्ट की। उसी सुबह एक एम्बर अलर्ट जारी किया गया जब दोनों लड़कियों की स्कूल बस छूट गई। अलर्ट में कहा गया कि किशोरियों को आखिरी बार 1 बजे देखा गया था और माना जाता है कि वे जेसी मैकफेडेन के साथ एक सफेद चेवी एवलांच में यात्रा कर रहे थे। इस बीच जेसी भी अपने मुकदमे से चूक गई थी और कई अधिकारी उसकी संपत्ति के बाहर गिरफ्तारी वारंट के साथ इंतजार कर रहे थे। वारंट लगभग 3 बजे आया था, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था वह उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक था। लापता लड़कियों सहित 7 शव पूरे संपत्ति में बिखरे पड़े थे। जेसी, उनकी पत्नी होली और उनके 3 बच्चे टिफनी, माइकल और रिले भी थे। प्रत्येक के सिर पर घातक गोली के घाव थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सोची समझी हिंसा का कृत्य था। चोटों में आइवी वेबस्टर के सिर पर एक गोली का घाव, ब्रिटनी ब्रूअर के सिर पर एक बंदूक का घाव, रिले एलन के सिर पर एक बंदूक का घाव, टिफनी के अनुमान में 2 चोटें शामिल हैं। सिर पर बंदूक के घाव माइकल मेयो को सिर पर 2 बंदूक की चोटें लगीं, होली मैकफेडेन को सिर पर 3 बंदूक की चोटें लगीं और ऐसा प्रतीत होता है कि जेसी मैकफेडेन ने खुद को सिर में गोली मार ली थी। शव विशाल भूमि पर 2 अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। आइवी, ब्रिटनी और रिले को घर से लगभग कुछ ही मील की दूरी पर पाया गया, जबकि अन्य 4 पीड़ित एक जंगली इलाके में पड़े थे। शवों के बीच की भयानक दूरी कुछ और भयावह होने का संकेत दे रही थी। इस भीषण हत्याओं ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया। कई लोग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। आइवी और ब्रिटनी के माता पिता और भी अधिक तबाह हो गए जब उन्हें जेसी के आपराधिक अतीत के बारे में पता चला। बताया गया कि कुछ शव एक पंक्ति में थे और कुछ अन्य शव बिखरे हुए थे। आइवी के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी मैकफेडेन की सौतेली बेटी टिफनी के साथ सबसे अच्छी दोस्त थी और उन्हें परिवार पर भरोसा था कि या तो आइवी सप्ताहांत के लिए वहां जा रही थी या टिफनी सप्ताहांत के लिए यहां आ रही थी। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं जो संकेत देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जेसी पर उसी सुबह मुकदमा चलाया जाना था जिस दिन शव मिले थे। पुलिस का मानना है कि उसने अपने रहस्यों को छिपाने और गुप्त रखने के लिए यह जघन्य अपराध किया था। उसके परिवार को उसके बारे में भयानक सच्चाई का पता चलने से कैटलिन बेब, जिस लड़की पर उस पर अनुचित संदेश भेजने का आरोप लगाया गया था जब वह कम उम्र की थी, उसे मुकदमे से 1 रात पहले उससे परेशान करने वाले संदेश मिले थे। उसने यह बात ओक्लाहोमा में अदालत में अपने दिन की तैयारी के दौरान साझा की थी। रात लगभग 8 बजे जेसी का एक फेसबुक संदेश अनुरोध देखा। उन संदेशों में जेसी उन पर लगे आरोप वापस न लेने के लिए उन्हें दोषी ठहराती दिख रही थी और शिकायत कर रही थी कि उसकी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। उसने लिखा है कि मैंने वही किया जो मैंने वादा किया था कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं करूंगा। मुझे मार्केटिंग की नौकरी मिल गई, मैंने बहुत पैसा कमाया और आगे बढ़ रहा था। मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ और अब एक शानदार जिंदगी जी रहा हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। अब यह सब खत्म हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसे जारी रखने के लिए यह सब आप पर है। वह वापस जेल नहीं जाना चाहता था और वह आरोप वापस लेने के लिए उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। पहले तो कैटलिन ने सोचा कि शायद वह उसे किसी व्यक्तिगत चीज के लिए दोषी ठहरा रहा है, जैसे कि नौकरी खोना या कुछ और। संदेश ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जेसी ने ऐसा किया था। उसे अब उसकी जमानत शर्तों की परवाह नहीं है क्योंकि उस तक पहुंचना एक स्पष्ट उल्लंघन था। कैटलिन इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने संदेश को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने एक स्क्रीनशॉट लिया और अगली सुबह सुरक्षित रहने के लिए इसे काउंटी जिला अटॉर्नी को भेज दिया।
कुछ बुरी खबरों के साथ अभियोजक से फोन आया। मुकदमे में फिर से देरी हुई क्योंकि जेसी के वकील ने यह दावा करते हुए अधिक समय मांगा था कि जेसी के फोन में कोई समस्या थी। फिर सिर्फ 30 मिनट बाद कैटलिन को अभियोजक से एक और जरूरी फोन आया जिसमें कहा गया कि 2 किशोर लड़कियां लापता थे और जेसी शामिल हैं। कैटलिन को डर था कि वह उसके पीछे आ सकता है, इसलिए उसने एक बैग पैक किया और 45 मिनट की दूरी पर एक एयरबीएनबी किराए पर लिया। जब उसने हत्याओं के बारे में सुना तो वह चौंक गई। उसका मानना है कि अगर जेसी को बंद रखा जाता तो यह सब रोका जा सकता था। वे इन मौतों को रोक सकते थे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। वह एक खतरनाक आदमी है। क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग ने यह भी कहा कि वह जानती थी कि मौका मिलने पर जेसी किसी और को चोट पहुंचाएगा। उसने अधिकारियों से विनती की कि उसे बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद पीड़ित परिवारों और शेरिफ के अन्वेषक को उस घर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई जहां उनके प्रियजनों ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। उन्होंने अंदर जो पाया वह चौंकाने वाला था। वहां जंजीरों के साथ कई बिस्तर थे और रसोई में जगह जगह ताले लगे हुए थे। एक जंजीर और ताला भी द्वीप से लगा हुआ था। घर परेशान करने वाली चीजों से भरा हुआ था। बंधन खिलौने, निरोधक उपकरण, चिकनाई की बोतलें और जादू टोने से संबंधित किताबें। हर जगह सामान भी था जिसमें एक कैंडी जैसी दिखने वाली चीज भी शामिल थी। जांचकर्ता एकत्र हुए थे कंप्यूटर, सेल फोन, गंदी चादरें और अन्य परेशान करने वाली वस्तुओं सहित ढेर सारे साक्ष्य। एक परिवार को अपनी बेटी का सेल फोन और कई अन्य डिवाइस के साथ खून से सना हुआ वाई फोन या फोन केस भी मिला। गुरुवार दोपहर को वेबस्टर और उसके परिवार ने एक फोटो लेने के लिए आमंत्रित किया था। करीब से देखें कि उनकी बेटी ने अपनी आखिरी सांसें कहां ली थीं। इन दीवारों के पीछे परिवार को एक शयनकक्ष में बंधन उपकरण मिले थे। बिस्तर के फ्रेम में बंधन लगाए गए थे। रसोई घर में 10 फीट दूर जादू टोना के बारे में किताबों से भरा एक शेल्फ भी था। साथ में एक और बंधन था। जंजीरें और ताले अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि कथित तौर पर इस घर में 4 शव पाए गए थे। इसमें सबसे चौंकाने वाली खोज सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। अन्य सेल फोन और 2 लैपटॉप के साथ उसी कमरे में रखा गया था। सीरिंज, जो अवशेष प्रतीत होता है, और परिवार का मानना है कि उनकी बेटी की हत्या से पहले विभिन्न वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया था। यह स्पष्ट था कि जेसी घर की स्थिति को गंभीर रूप से परेशान कर रहा था और अंदर मिली हर चीज से यह स्पष्ट हो गया कि उस घर के अंदर लंबे समय से कुछ भयानक चल रहा था। यह सब होली की नाक के नीचे हो रहा है। लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन आश्चर्य है कि वह वास्तव में कितना जानती थी। पीड़ित परिवारों को वास्तव में निराशा हुई कि पुलिस जांच को गंभीरता से नहीं ले रही थी। उन्होंने महत्वपूर्ण सबूत पीछे छोड़ दिए और यहां तक कि जांच भी नहीं की। अपराध स्थल को सील करने की जहमत उठाएं। ऐसा लगा जैसे वे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने और यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि वास्तव में क्या हुआ था। यह सही नहीं किया गया था। कोई भी अपराध स्थल नहीं हटाएं। आईवी के माता पिता ने कहा कि उनका मानना है कि जेसी ने उन्हें टेक्स्ट करने के लिए उनकी बेटी होने का नाटक किया था। उसने उसकी हत्या कर दी थी। आईवी की मां एशले ने कहा कि वह और उसकी बेटी शनिवार की रात देर तक टेक्स्ट कर रहे थे। तभी रविवार को उन्हें एक टेक्स्ट मिला जिससे पता चला कि आखिरी बार मैंने और उनकी बातचीत शनिवार को देर रात की थी। मैं और वह स्नैपचैट की तस्वीरें भेज रहे थे एक दूसरे को, और फिर मैंने उसे अपने कुत्तों में से एक भेजा और आधी रात के करीब वह मां की तरह थी। आपके सोने का समय समाप्त हो गया है, आपको बिस्तर पर जाना है। और फिर मुझे अगली सुबह रविवार की सुबह एक संदेश मिला जो उसके फोन से था। इस दर्दनाक और भयावह घटना ने पूरे समुदाय और पीड़ित परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। होली, रिले, माइकल, टिफनी, आईवी और ब्रिटनी के परिवारों के लिए यह घाव कभी नहीं भरने वाला है। जेसी मैकफेडन का अतीत और उसकी आपराधिक गतिविधियों ने उन मासूम जिंदगियों को छीन लिया जिन्हें एक उज्जवल भविष्य का हक था। यह एक याद दिलाने वाली घटना है। हम सभी को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परिवारों और पीड़ितों के सम्मान में हमें उनकी याद को हमेशा जीवित रखना चाहिए। धन्यवाद।